दोस्तों 20 जून 2025 के आज के डेली के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पेज पे जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। उनसे जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग में बढ़ोतरी होगी उसका हम यूज़ अपने आंसर राइटिंग में करेंगे। और हर आर्टिकल के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसका आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो हम आज सबसे पहले बात करेंगे भारत की विदेश नीति के बारे में। हम देखेंगे कि लेखक ने किस तरीके से भारत की हालिया विदेश नीति की आलोचना करते हुए भारत की विदेश नीतियों में कुछ खामियां हैं उस खामियों को उजागर किया है। साथ ही साथ हम जो कूटनीतिक संदेश दूसरे देशों तक पहुंचाना चाहते हैं, इस कूटनीतिक संदेश को पहुंचाने में जो हमारी असफलता रही है उसको यहाँ पे एड्रेस किया गया है। उसके बाद हम भारत की शरणार्थी रणनीति के बारे में भी देखेंगे कि किस तरीके से आज विश्व शरणार्थी दिवस के अवसर पर, जो कि 20 जून को मनाया जाता है, किस तरीके से भारत को एक ऐसे समावेशी शरणार्थी नीति को लेकर चलने की ज़रूरत है जो भारत की वैश्विक छवि को तो सुधारेगी ही, साथ ही साथ भारत के सामाजिक ताने बाने को भी नष्ट होने से बचाएगी और हमारे देश में जो आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां इन शरणार्थियों के द्वारा पैदा की जाती है उससे भी डील करने में सक्षम होगी। इसके अलावा हम भारत के स्वदेशी इंजन के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से हमारी विदेशी इंजन पर निर्भरता की वजह से जो हमारे देश के अंदर रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक स्वायत्तता है वहाँ पे हमें थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलती है। इसके बाद हम भारत में जनगणना के बारे में बात करेंगे कि 2021 में होने वाली जनगणना जो 2027 में होगी, तो इस 6 साल की देरी का हमारे देश में क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर आर्टिकल के लास्ट में आपको एक आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन मिलेगा। उस क्वेश्चन को आप लिख के मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला आर्टिकल आज का जो है वो भारत की विदेश नीति के बारे में बात करता है। दोस्तों भारत की हालिया कूटनीतिक रणनीति, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो घटनाक्रम हमें देखने को मिले, इस संदर्भ में ये लेख हमारा ध्यान आकर्षित करता है। इस लेख में भारत के विदेश मंत्रालय की आलोचना, जो भी हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में वैश्विक प्रतिक्रिया हुई है उसके बारे में, पाकिस्तान को कुछ कूटनीतिक बढ़त मिली है उसके बारे में, और भारतीय विदेश नीति की जो मौजूदा रणनीति है उन सब के बारे में इस लेख में विश्लेषण किया गया है। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की कूटनीति की आलोचना पर। देखिए, इसी साल पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है। उस आतंकवादी हमले का जवाब देने के लिए हमने एक जो TRF था जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, उसके आतंकवादी ठिकानों पर POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाके हमने हमला किया। इस हमले के बाद हमने उसी वैश्विक समर्थन की अपेक्षा की थी जो वैश्विक समर्थन हमें 2016 और 2019 के पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देखने को मिला था। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमें वैश्विक समर्थन मिला है, हम उतना नहीं मिला है जितनी हमने अपेक्षा की थी। तो इसे भारतीय कूटनीति के एक सीमा के रूप में देखा गया है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे कूटनीति असफल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को कई सारी कूटनीतिक सफलताएं भी मिल रही हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव में TRF का उल्लेख हटवा दिया। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमारे देश के अंदर पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा जो तालिबान प्रतिबंध समिति है उसे UNSC की जो तालिबान प्रतिबंध समिति है उसका अध्यक्ष पाकिस्तान को बना दिया गया और आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष भी पाकिस्तान को बना दिया गया। अब आप देखिए कि एक ऐसा देश जो हमेशा से आतंकवाद को शह देता रहा है, आतंकवाद को उसका पृष्ठपोषण करता रहा है, तो ऐसे देश को तालिबान की प्रतिबंध समिति का और आतंकवादी रोधी समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाना भारत के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। और भारत के बहुत विरोध के बावजूद पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन्स भी मिल गए। तो इस तरीके से ये 3-4 कूटनीतिक सफलताएं हमें पाकिस्तान के संदर्भ में देखने को मिलती हैं। तो लेखक ने हमारे भारतीय विदेश नीति में जो संदेश की कमज़ोरी है उसको उजागर किया है। देखिए, मोदी सरकार ने न्यू नॉर्मल की बात की। अब इस न्यू नॉर्मल में मोदी सरकार का ये
बयान आया कि अगर कोई भी आतंकी हमला हमारे देश के ऊपर होता है तो हम उसको युद्ध मानेंगे और जवाबी कार्रवाई भी उसी स्तर की होगी। फिर मोदी सरकार ने यह भी कहा कि भारत परमाणु धमकियों से नहीं डरेगा। और तीसरे स्टेटमेंट में मोदी सरकार ने कहा कि चाहे वो राज्य हो, यानी कि पाकिस्तान और चीन जैसे राज्य, या फिर गैर राज्य तत्व हों, जैसे आतंकवादी संगठन, जैसे कि आप जैश ए मोहम्मद देख सकते हैं, जैसे आप तहरीक ए तालिबान देख सकते हैं, आपने TRF के बारे में अभी देखा। तो इन सारे आतंकवादी संगठनों में और राज्य में पाकिस्तान जैसे और चीन जैसे देश में कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा। जिस तरीके की वो कार्रवाई करेंगे, हमारी जवाबी कार्रवाई भी उसी अनुसार होगी। तो भारत ने अपने विदेश नीति में कठोर भाषा का संदेश दिया है। अब इस कठोर भाषा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय असहज महसूस कर रहा है, विशेषकर वर्तमान परिस्थितियों में जहां पे हमें वैश्विक संघर्ष देखने को मिल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में। वेस्ट एशिया में हम देखते हैं इजराइल ईरान संघर्ष चल रहा है। फिर इजराइल का गाज़ा पर हमला अभी थोड़े टाइम पहले देखने को मिला, तो इजराइल पैलेस्टाइन संघर्ष भी चल रहा है। तो इन सारे वैश्विक संघर्षों के पृष्ठभूमि में हमने जो इस कठोर भाषा का इस्तेमाल किया है, उस कठोर भाषा के संदेश को हम अपनी विदेश नीति में दूसरे देशों तक पहुंचाने में सक्षम नहीं रहे। तो ये इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ अनुच्छेद 370 को हटाया जाना, नागरिकता संशोधन अधिनियम का लाना, जिसमें कि 6 समुदायों को धार्मिक आधार पर नागरिकता देने की जो बात की गई थी, तो इन धार्मिक आधार पर नागरिकता देने के कारण जो हमारी धर्मनिरपेक्षता की छवि है उसको ठेस पहुंची है। तो इसकी वजह से भी भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर ठेस पहुंची है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि आए दिन जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बैन होते रहते हैं, त्वरित गिरफ्तारियां होती रहती है। और फिर कनाडा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो विदेश में हत्याओं के आरोप भी भारत पे लगते रहते हैं। इस वजह से भारत की छवि को नुकसान भी पहुंच रहा है, जो कि हमारी विदेश नीति के लिए अच्छा नहीं है। और जब भी भारत के प्रतिनिधि विदेशों में जाते हैं तो उनको इन सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में यहाँ पे हमारा ध्यान खींचा गया है। साथ ही साथ इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि अगर हमारी विदेश नीति के संदेशों को हमारे देश के राजनयिकों के द्वारा अगर किसी दूसरे देश में अच्छे तरीके से नहीं पहुँचाया जा रहा है, तो इन राजनयिकों को दोष देना सही नहीं है, क्योंकि ये जो दूत हैं केवल संदेश वाहक हैं। ये जो भी डिप्लोमेट्स हमारे देश से दूसरे देश की यात्रा पे जाते हैं और हमारे देश की जो विदेश नीति है उनकी मुख्य बातों को कन्वे करने का काम करते हैं, वो केवल और केवल संदेश वाहक हैं, क्योंकि वास्तविक नीति तो सरकार तय करती है। तो अगर फॉरेन पॉलिसी नैरेटिव, यानी कि हम जो भी संदेश किसी दूसरे देश को देना चाहते हैं, अगर उतना प्रभावशाली नहीं है तो इसकी समीक्षा सरकार को करनी चाहिए, ना कि दूतावासों को दोष देना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। तो निष्कर्षतः हम बात करें दोस्तों, तो भारत को अपनी विदेश नीति के जो भी संदेश हैं उसको और ज़्यादा रणनीतिक बनाना पड़ेगा, उसको और ज़्यादा विश्वसनीय तरीके से प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्योंकि जो कूटनीति होती है वो केवल सैन्य जवाब नहीं होता, बल्कि आपको लोकतंत्र, बहुलता और अस्थायित्व जैसे मूल्यों को भी वैश्विक मंच पर दर्शाना आवश्यक है। केवल सैन्य जवाब देके आप अपनी विदेश नीति के संदेश को किसी दूसरे देश तक नहीं पहुंचा सकते। इसके साथ साथ कूटनीति का उद्देश्य केवल संदेश भेजना नहीं होता, बल्कि पूरे विश्व के स्तर पर वैश्विक मंच पर विश्वसनीयता अर्जित करना भी होता है। तो इस आर्टिकल में जो भी मुख्य बातें की गई थी उसके बारे में मैंने आपसे बात की। अब इस आर्टिकल में दिए गए बातों के आधार पे मैंने यहाँ पे एक प्रश्न निर्मित किया है। इस प्रश्न का आंसर आप लिख सकते हैं और मेरे यूपीएससी के आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे पहले से बहुत सारे लोग वहाँ पे आंसर राइटिंग पोस्ट कर रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि हाल के वर्षों में भारत ने अपनी विदेश नीति को अधिक आक्रामक रूप दिया है, किंतु उसकी कूटनीतिक संप्रेषण शैली अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने में कई बार असफल रही है। इसके बारे में हमने अभी बात की। तो इस कथन के संदर्भ में भारत की विदेश नीति की प्रस्तुति में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। साथ ही यह भी स्पष्ट कीजिए कि भारत किस प्रकार अपने रणनीतिक हितों और एक बहुलतावादी लोकतंत्र की वैश्विक छवि के बीच संतुलन बना सकता है। मैंने दोस्तों अभी आपको बताया कि भारत की वैश्विक छवि को कई सारी बातें नुकसान पहुंचा रही हैं, तो इनके बीच में और एक बहुलतावादी लोकतंत्र के बीच में किस प्रकार भारत संतुलन बना सकता है, इसके बारे में आपको इस प्रश्न में लिखना है। तो ये दोस्तों आज का हमारा पहला आर्टिकल था। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको कई सारी चीज़ें पता चली होंगी। आज का दूसरा आर्टिकल शरणार्थियों के बारे में बात करता है। दोस्तों आज 20 जून है और आज के दिन ही हम विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं।
तो इस वर्ष की जो थीम है वो है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। तो चूंकि आज शरणार्थी दिवस है, इस वजह से शरणार्थियों के संबंध में हमारे देश के क्या निहितार्थ हैं, हमारे शरणार्थियों के संबंध में हमारे देश की नीति क्या रही है, हमारे देश को आगे किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। अब शरणार्थियों के बारे में ये जो आर्टिकल है ये सबसे पहले दो घटनाक्रम का जिक्र करता है। पहला घटनाक्रम आप देखेंगे मद्रास हाई कोर्ट का एक डिसीजन। इस हाई कोर्ट के डिसीजन में मद्रास हाई कोर्ट ने एक शरणार्थी की सज़ा को 10 साल से कम करके 7 साल तक की। फिर इस जब 7 साल तक की सज़ा को वो शरणार्थी पूरा करेगा तो उस शरणार्थी ने इस बात का वादा किया था कि वो अपने देश वापस लौट जाएगा। लेकिन जब इस शरणार्थी की 7 साल की सज़ा पूरी हो गई तो 7 साल की सज़ा पूरी होने के बाद इस शरणार्थी ने अपने देश वापस जाने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी कि वो भारत में ही रहना चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक कठोर डिसीजन लेते हुए ये कहा कि भारत जो है वो कोई धर्मशाला नहीं है। ठीक है, तो कोई भी आके भारत में रहने लग जाए, इस बात के लिए भारत कोई धर्मशाला नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्णयों से समानता नहीं रखता, क्योंकि पहले के निर्णयों में हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने शरणार्थियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी। तो इस बात से पता चलता है कि हमारे देश के अंदर शरणार्थियों के प्रति किस प्रकार की नीति को अपनाया जा रहा है। तो ये तो पहला घटनाक्रम हो गया। दूसरा घटनाक्रम आप देखेंगे, एक 70 साल के श्रीलंकन तमिल शरणार्थी को वापस जब श्रीलंका भेजा गया तो वहाँ पे श्रीलंका के अथॉरिटीज़ ने, वहाँ के अधिकारियों ने इस 70 वर्षीय श्रीलंका शरणार्थी को गिरफ्तार कर लिया। अब आप आश्चर्य की बात ये देखेंगे कि इस श्रीलंका के शरणार्थी को UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑन रेफ्यूजीज़, इसने इस शरणार्थी को श्रीलंका भेजा था, उसके बावजूद उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो जो कि एक अच्छा कदम नहीं माना जाता है। तो शरणार्थियों के संबंध में किस प्रकार हमें एक अनिश्चितता की स्थिति देखने को मिलती है, ये इस आर्टिकल के माध्यम से समझाया गया है। तो इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि भारत में जो भी श्रीलंकाई शरणार्थी शरण लिए हुए हैं उनके साथ नीति निर्धारण में भारत सरकार जो भेदभाव करती है उसके बारे में इस लेख में बात किया गया है, और इन शरणार्थियों को गरिमा के साथ जीवन देने की अभी ज़रूरत है, इस बात पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। साथ ही साथ ये जो आर्टिकल है वो तिब्बती शरणार्थी और श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की तुलना करते हुए भारत सरकार की नीति विसंगतियों को भी रेखांकित करता है। यानी कि ये आर्टिकल ये बताने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से भारत सरकार श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी और तिब्बत शरणार्थी, इन दोनों के साथ जो भारत सरकार की नीति है उनमें कुछ भेदभाव करती है। एक के साथ अच्छे से व्यवहार करती है जबकि एक के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। तो हम सारी चीज़ें देखेंगे दोस्तों, तो एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले इस आर्टिकल में शरणार्थी नीति में भारत सरकार के द्वारा जो दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है उसके बारे में बात की गई है। देखिए, एक तरफ तिब्बती शरणार्थियों को पुनर्वास, कल्याणकारी योजनाएं और दीर्घकालिक नीति प्राप्त है, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी जो कि संख्या में 90,000 से भी ज़्यादा हैं, देखेंगे इनको केवल अस्थायी राहत दी गई है और इनके अंतिम वापसी की बात की जाती है। तो तिब्बती और श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी, इन दोनों के बीच में हमें एक विसंगति देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस आर्टिकल में रोजगार और समावेशन की चुनौती की तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया। देखिए, तमिलनाडु में बहुत सारे ऐसे युवा श्रीलंकाई शरणार्थी हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिया है। उनमें से कई ने तो इंजीनियरिंग भी की है। तो इंजीनियरिंग करने के बावजूद इनमें से केवल और केवल 5% इन शरणार्थियों को ही रोज़गार मिल पाया है और बाकी के जो शरणार्थी हैं वो बेरोज़गार हैं। साथ ही साथ इनके पास चूँकि नागरिकता नहीं है तो इस वजह से निजी क्षेत्र भी इन्हें रोज़गार देने में झिझकता है। तो शरणार्थियों के साथ रोज़गार की भी समस्या है, इनके समावेशन की भी चुनौती है। फिर शरणार्थियों के साथ हम देखते हैं मानवाधिकार और गरिमा का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि शरणार्थियों को कई दशकों से शिविरों में सीमित रहना पड़ता है और जब एक दशक से वो शिविरों में ही रहते हैं तो इससे उनके आत्मसम्मान पर आघात होता है, आत्मसम्मान पर चोट लगती है। और जब कोई शरणार्थी, मान लीजिए श्रीलंकाई शरणार्थी, जिसका एक उदाहरण देते हुए मैंने आपको समझाया कि 70 वर्षीय वो श्रीलंकाई शरणार्थी जब अपने देश वापस गया तो वहाँ के अधिकारियों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसा भी उनके साथ देखने को मिलता है कि जब वो वापस अपने देश लौटते हैं तो उनके साथ अपमानजनक व्यवहार भी किया जाता है। तो इस लेख के अंत में लेखक ने एक नीतिगत समाधान की तरफ हमारा ध्यान खींचा है।
इस लेख में ये सुझाव दिया गया है कि जो भी श्रीलंकाई शरणार्थी हैं उनके लिए भी तिब्बती नीति जैसी पुनर्वास नीति बनाई जानी चाहिए। साथ ही साथ स्थानीय एकीकरण और वापसी, इन दोनों के बीच में एक संतुलन बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम शरणार्थी रूपी समस्या का समाधान कर सकते हैं। स्थानीय एकीकरण का मतलब मैंने आपको बताया कि कई सारे युवा श्रीलंकाई शरणार्थियों ने भारत में रह के जो हायर एजुकेशन है यहाँ पे अपना कंप्लीट किया है। तो इनको क्या किया जाए, यहाँ के स्थानीय स्तर पर ही उनको नौकरियाँ प्रदान भी की जाए और ऐसे शरणार्थी जो कि वापस जाने में सक्षम हैं उनको वापस भी किया जाए। तो इन दोनों के बीच में हम एक संतुलन स्थापित करके अपनी शरणार्थी नीति को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो निष्कर्षतः दोस्तों ये कहना सही होगा कि भारत को अपनी शरणार्थी नीति में समानता और करुणा के बीच में संतुलन बनाना पड़ेगा। समानता जैसे हमने अभी देखा तिब्बती और श्रीलंकाई शरणार्थियों के बीच में इस प्रकार से हमें विसंगति देखने को मिली, तो इस विसंगति को हमें दूर करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें अपने अंदर करुणा का भी भाव लाना पड़ेगा और इस समानता और करुणा के बीच में संतुलन स्थापित करना होगा, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए यह आवश्यक है कि वह शरणार्थियों को केवल सुरक्षा ही नहीं दे बल्कि उनके सम्मान और भविष्य की आशा भी प्रदान करे। और अगर भारत ऐसा करता है तो भारत की वैश्विक छवि को जो नुकसान पहुंचा है धारा 370 हटाने के कारण, है ना, फिर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम है, उसके कारण जो इंटरनेट बैन हमें देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में, उसके कारण तो भारत की छवि को जो नुकसान पहुंचा है उस छवि को मजबूत करने के लिए हम शरणार्थी नीति में बदलाव कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इस आर्टिकल की बात। अब इस आर्टिकल के बेस पे मैंने यहाँ पे एक प्रश्न आपको दिया है। इस प्रश्न में ये पूछा गया है आपसे कि भारत की शरणार्थी नीति में श्रीलंकाई, तमिल और तिब्बती शरणार्थियों के प्रति दृष्टिकोण में असमानता देखने को मिलती है। इस कथन के आलोक में भारत की वर्तमान शरणार्थी नीति की समीक्षा कीजिए और सुझाव दीजिए कि किस प्रकार भारत इन समुदायों के लिए गरिमामयी और स्थायी समाधान सुनिश्चित कर सकता है। अब इस आर्टिकल में जितनी बातें थी उसके आधार पे आप इस प्रश्न के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने कुछ और अलग से सूचना आपके लिए यहाँ पे प्रदान किया है। इस सूचना को पढ़ने के बाद, इन चीज़ों को समझने के बाद जब आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो आप इस प्रश्न के साथ न्याय कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न के साथ न्याय करने के लिए और शरणार्थियों की मुख्य समस्या को समझने के लिए हमें भारत में शरणार्थियों की स्थिति देखनी पड़ेगी। दोस्तों, जब से हम स्वतंत्र हुए हैं हमारे आसपास के पड़ोसी देशों से कई सारे शरणार्थियों के समूह हमारे देश में आए हैं। जैसे जब 1947 में हमारे देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से शरणार्थी आए। फिर आप देखेंगे 1959 में तिब्बत से बहुत बड़ी मात्रा में शरणार्थी आए और इसी के थोड़े समय के बाद हमें 1962 में भारत चीन युद्ध भी देखने को मिलता है। तो उसका एक कारण ये भी था। इसके अलावा हम 1960 के दशक में देखते हैं कि चकमा और हाजोंग समुदाय के लोग बांग्लादेश से भारत में आए। फिर 1965 और 1971 में अन्य बांग्लादेशी शरणार्थी भी आए, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश ने अपने आप को पाकिस्तान से स्वतंत्र करवाया था और इस स्वतंत्रता के पश्चात बांग्लादेश से बहुत सारे लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए थे। 1980 के दशक में हमें श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों का भी भारत में आगमन देखने को मिलता है और जो सबसे लेटेस्ट है वो ये कि 2022 में म्यांमार से जो रोहिंग्या शरणार्थी आए थे, जिन्होंने हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए और हमारे समाज के ताने बाने के लिए हमारी अभिव्यक्ति है उस हमारी सामाजिक अभिव्यक्ति को भी बदलने के रूप में एक बहुत बड़ी चुनौती पेश की थी। तो ये हमारे देश में शरणार्थियों की स्थिति है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि शरणार्थियों का आगमन 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ उसके बाद से ही हो रहा है। तो इसके बाद अब 2010 तक देखेंगे तो लगभग 4,50,000 शरणार्थी ने हमारे देश में शरण लिया है। तो शरणार्थियों के संबंध में भारत में कोई भी कानून मौजूद नहीं है। ना ही भारत ने 1951 के शरणार्थी सम्मेलन, ना ही 1967 के शरणार्थी के एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। तो इन सारे कारणों की वजह से हमारे देश में शरणार्थियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है उसमें एक रूपता देखने को नहीं मिलती, जिसके बारे में अभी हमने श्रीलंकाई शरणार्थी और तिब्बती शरणार्थी के संदर्भ में देखा। तो जब हमारे देश में कोई भी शरणार्थी कानून मौजूद नहीं है, तो अगर कोई शरणार्थी हमारे देश में आता है तो उन शरणार्थियों से निपटने के लिए भारत में वर्तमान विधायी ढांचा क्या है, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है।
अब इस ढांचे को जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि भारत में जितने भी विदेशी हैं, चाहे वो अवैध प्रवासी हों, चाहे वो शरणार्थी हों, या फिर चाहे चाहे वो ऐसे लोग हों जिनको वीज़ा परमिट मिल चुका है लेकिन वो वीज़ा परमिट से ज़्यादा की अवधि के लिए भारत में रह रहे हैं, इन सभी को भारत एक समान दृष्टि से देखता है और उनके साथ एक समान व्यवहार करता है। तो भारत में शरणार्थियों से निपटने के लिए जो वर्तमान विधायी ढांचा है, उसमें ये 4 अधिनियम आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है विदेशी विषयक अधिनियम 1946। ये अधिनियम केंद्र सरकार को अवैध विदेशी नागरिकों का पता लगाने, उन्हें गिरफ्तार करने यानी हिरासत में लेने और फिर उन्हें अपने मूल देश में निर्वासित करने का अधिकार देता है। माफ़ कीजिए, हाँ ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट अधिनियम 1920 जो है, ये किसी भी अधिकारी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 258(1) के अंतर्गत अगर कोई अवैध विदेशी है तो उसको बलपूर्वक अपने देश में वापस भेजने की शक्ति देता है। फिर विदेशियों के लिए पंजीकरण अधिनियम 1939 इस बात का प्रावधान करता है कि अगर कोई विदेशी दीर्घकालिक वीज़ा पे आया है, यानी 180 दिनों से अधिक समय के लिए भारत में रहने आया है, तो फिर जैसे ही वो भारत में आएगा तो भारत में आने के 14 दिनों के भीतर उसको एक पंजीकरण अधिकारी के पास खुद को पंजीकृत कराना आवश्यक है। इस संबंध में आप एक FRRO ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहते हैं, यहाँ पे भी पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाता है। अब इसके अलावा एक और अधिनियम है नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें भी नागरिकता के त्याग के बारे में, नागरिकता की समाप्ति के बारे में और नागरिकता की वंचना के बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो इसके अलावा जब नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था 2019 में, तो इसमें कुछ बातें ऐड भी की गई जहां पे हमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से ये जो 6 समुदाय के लोग आते हैं, हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख और बौद्ध, इनको अगर उनके मूल देश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो इनको नागरिकता प्रदान करने का प्रयास नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 करता है, जिसके बारे में अभी मैंने पिछले आर्टिकल में आपसे डिस्कस किया कि इस आर्टिकल में जो धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जा रही है उसके कारण हमारी वैश्विक छवि को, जो कि हमारे एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में छवि है, उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो ये 4 ऐसे अधिनियम हैं जो हमारे देश में विधायी ढांचा प्रदान करते हैं और जिसके माध्यम से हम शरणार्थियों से निपट सकते हैं। अब दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, अगर इसको आपको अच्छे से समझना है, या फिर फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, इसको भी अगर आपको अच्छे से समझना है, तो आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जो लक्ष्मीकांत की वीडियोज़ हैं वहाँ पे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में नागरिकता अधिनियम 1955 का जिक्र किया है। इसका लिंक दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन के राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात कर ली शरणार्थियों के बारे में, अपने देश के अंदर विधायी ढांचे के बारे में। बट दोस्तों, एक जो कन्फ्यूजन लोगों के मन में हमेशा रहती है कि शरणार्थी और प्रवासी ये दोनों ही सेम है, जो कि बिल्कुल गलत है। इन दोनों के बीच में मूलभूत अंतर होता है। जैसे शरणार्थी ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने मूल देश से बाहर रहते हैं और जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की आवश्यकता होती है। अब ये मूल देश से बाहर क्यों रहते हैं? अपने मूल देश से बाहर रहना इनकी मजबूरी होती है, क्योंकि उनके मूल देश में उनके साथ उत्पीड़न होता है, सशस्त्र संघर्ष चल रहा होता है, उनके साथ हिंसा होती है और उनके जीवन को, उनके शारीरिक अखंडता को और उनकी स्वतंत्रता को गंभीर खतरा होता है। इस वजह से मजबूरी में वो अपने मूल देश से बाहर रहते हैं। तो ये होते हैं शरणार्थी। वहीं प्रवासी लोग देखेंगे कि प्रवासी लोग जो होते हैं वो अपना देश अपनी इच्छानुसार छोड़ते हैं, क्योंकि वे दूसरे देश में जाके काम करना चाहते हैं, दूसरे देश में जाके अध्ययन करना चाहते हैं, और या फिर दूसरे देश में जाके अपने परिवार के किसी सदस्य से जुड़ना चाहते हैं या अपने परिवार से जुड़ना चाहते हैं। तो शरणार्थी के लिए अपना मूल देश छोड़ना ये मजबूरी होता है, वहीं प्रवासी के लिए अपनी इच्छा होती है। तो ये दोनों में ये फ़र्क होता है। फिर आप देखेंगे इन दोनों में एक और मूल अंतर ये है कि शरणार्थी बनने के लिए कुछ सुपरिभाषित यानी पहले से बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त और कुछ विशिष्ट आधारों की बात होती है, तभी जाके आप शरणार्थी कहलाएंगे। वहीं प्रवासी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कोई भी कानूनी परिभाषा नहीं है। तो शरणार्थी और प्रवासी के बीच में ये थोड़ा अंतर आपको देखना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि भारत में ना तो कोई शरणार्थी से संबंधित कानून है, ना ही भारत ने शरणार्थी से संबंधित 1951 के समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? तो इसके 2 कारण या 3 कारण आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि 1951 के सम्मेलन के अनुसार
जो शरणार्थी की परिभाषा दी गई है उसमें शरणार्थी को ऐसे लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनके नागरिक और राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए हों। अब इस परिभाषा में कहीं भी आर्थिक अधिकारों की चिंता नहीं है। तो भारत का ये मानना है कि अगर शरणार्थी की परिभाषा में आर्थिक अधिकारों को भी शामिल कर लिया जाता तो ये एक ज़्यादा अच्छी परिभाषा होती। तो भारत का ये मानना है कि विकसित देशों ने शरणार्थी की परिभाषा में आर्थिक अधिकारों को इसलिए शामिल नहीं किया ताकि उस विकसित दुनिया पर बोझ ना पड़े, विकसित देशों पर आर्थिक बोझ ना पड़े। तो इस वजह से भारत जो है वो इस परिभाषा से असहमति जाहिर करने की वजह से, इस परिभाषा से असहमति रखने के कारण जो है वो 1951 के शरणार्थी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। ये तो एक बात हो गई। दूसरा चीज़ ये है कि भारत को लगता है कि ये जो सम्मेलन है वो सम्मेलन यूरोसेंट्रिज्म से प्रभावित है। यानी 1951 का ये सम्मेलन मुख्यतः यूरोप के देशों को ध्यान में रख के बनाया गया है, यानी कि यूरोसेंट्रिक है। इसमें दक्षिण एशियाई देशों की परवाह नहीं की गई है। तो इस वजह से भी भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया। साथ ही साथ भारत की अपनी घरेलू सुरक्षा को देखते हुए और घरेलू कानून को देखते हुए भी भारत ने इस शरणार्थी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस डिस्कशन से आपको समझ आया होगा कि क्यों हमने शरणार्थी समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा दोस्तों कि हमारे देश में शरणार्थियों की क्या स्थिति है, शरणार्थियों के संबंध में क्या क्या समस्याएं हैं। तो केवल समस्याएं जानने से हमारा काम नहीं चलेगा। अगर हमारे सामने कोई समस्या है तो एज अ सिविल सर्वेंट हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस समस्या का समाधान करें। तो हमारे पास जो भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के संबंध में हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, हमारे आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, ये भी हमारे लिए एक ज़रूरी विषय हो जाता है। तो सबसे पहले हम शरणार्थियों के संबंध में एक न्यायसंगत और प्रभावी पंजीकरण प्रक्रिया अपना सकते हैं ताकि जो भी प्रक्रियाएं हैं उनके संबंध में वो ज़्यादा न्यायसंगत और ज़्यादा प्रभावी हो सके। इसके अलावा हम शरणार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार कर सकते हैं, और जैसे कि शिक्षा तक उनकी पहुंच में हम सुधार कर सकते हैं। जो भी विशेष ज़रूरत वाले लोग हैं उनके कार्यक्रमों को मजबूत कर सकते हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवा सकते हैं। अब चूंकि वो शरणार्थी हैं तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उनको आवश्यक सेवाएं नहीं चाहिए। तो हम बुनियादी सेवाओं में सुधार के भी कदम उठा सकते हैं। तो आगे का हमारा प्रयास यही होना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय निवासियों को हम जागरूक कर सकते हैं ताकि वो शरणार्थियों को आश्रय प्रदान करें और उन्हें अस्थायी आजीविका प्रदान करें। और इसके मामले में हम देखते हैं कि अगर ऐसा किया जाता है, इन शरणार्थियों को आजीविका प्रदान की जाती है तो वो उनकी आत्मनिर्भरता में सुधार होता है। इसके साथ साथ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को भी हम निश्चित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जिसकी चर्चा आर्टिकल 51A में है, 51 का भी कह सकते हैं आप इसको। तो उसमें हमारे देश के अंदर जो भी हिंसा और उत्पीड़न से महिलाओं और बाल शरणार्थी हैं उनकी सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्योंकि अनुच्छेद 51A में देखेंगे आप कि नागरिकों से ये अपेक्षा की गई है हमारे संविधान के द्वारा कि महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अगर कोई अपमानजनक प्रथा है तो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को उस प्रथा का त्याग करना चाहिए। इसके अलावा हम शरणार्थियों को भावनात्मक समर्थन भी दे सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के कारण शरणार्थी बनता है और ये परिस्थितियाँ उस व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होती है, जैसे मानवाधिकार का उल्लंघन होना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक असुरक्षा का भावना, फिर उस व्यक्ति का उत्पीड़न होना। तो ये चीज़ें उस व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर है, इसलिए वो शरणार्थी बना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस संदर्भ में उन शरणार्थियों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के साथ साथ एक समावेशिता और भावनात्मक सहायता भी प्रदान कर सकते हैं, ताकि हमारे देश की जो छवि है वो वैश्विक स्तर पर एक लोकतांत्रिक देश में, एक देश के रूप में, एक उदारवादी देश के रूप में स्थापित हो सके, जिसको कि हाल के समय में काफ़ी ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा है, जिसे मैंने आपको अनुच्छेद 370 के संदर्भ में, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसके संदर्भ में, जो इंटरनेट पर हमारे देश में प्रतिबंध लगाया जाता है जम्मू कश्मीर राज्य में, उसके संबंध में बताया। तो इस छवि, नुकसान हो रहे छवि को वापस से भारत के पक्ष में झुकाना, ये हम शरणार्थी नीति में परिवर्तन करके कर सकते हैं। तो अब जाके ये आर्टिकल आपका कंप्लीट हो जाता है, और इन सारी बातों को जानने के बाद मैंने जो आपको ये सवाल दिया था, इस सवाल के साथ आप न्याय कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपने इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगला इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों हमारे देश में जो जनगणना है उसमें देरी से संबंधित है। इस
जैसा कि आप इसका हेडिंग देख सकते हैं कि विल डिलेइंग द सेंसस अफेक्ट्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन, क्या जनगणना में देरी इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौती पैदा करेगी, इसकी वजह से कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। तो ये जो आर्टिकल है ये आपके यूपीएससी के जीएस पेपर 2 जिसमें शासन की चुनौतियाँ, जनसंख्या और संबंधित नीतियाँ हैं उससे संबंधित है। तो ये लेख इस बात पे जोर देता है कि जनसंख्या की जो माफ़ कीजिएगा, जो जनगणना की विलंबित प्रक्रिया है उससे नीति निर्माण में समस्याएं उत्पन्न होती है और डिजिटल जनगणना से जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं, उस बात पे भी ये आर्टिकल हमारा ध्यान केंद्रित करता है। और फिर विशेषज्ञों के विचारों के माध्यम से इस आर्टिकल में ये समझाया गया है कि जनगणना के टलने से हमारे देश की जो सामाजिक और आर्थिक योजनाएँ हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि इस पूरे आर्टिकल में क्या क्या बातें की गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनगणना में जब देरी होती है तो इसके प्रशासनिक और नीतिगत प्रभाव क्या क्या होते हैं। आप देखिए कि भारत अभी वर्तमान 2025 में 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर ही आधारित नीतियां बना रहा है। अब 2011 से 2025 तक अब जब आप देखेंगे तो इन 14 वर्षों में जनसंख्या में एक बड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस बढ़ोतरी के बारे में हमारे पास कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो इसलिए हम अभी तक 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही योजनाएं बना रहे हैं। ये योजनाएं शिक्षा से संबंधित हो सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है, शहरीकरण से संबंधित हो सकती है, जनसंख्या वृद्धि हो गया, आंतरिक प्रवास हो गया, या फिर पोषण से जुड़ी योजनाएं हो सकती है। अब आप देखिए कि 2011 से लेकर 2025 के बीच में जो 14 वर्ष में जो जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई है उसकी क्या वास्तविक ज़रूरत है। अगर उसकी ज़रूरत को हम ध्यान में रखेंगे तो वो 2011 के आंकड़ों के आधार पर उस हमारी ज़रूरत से मेल नहीं खा पाएगी, बहुत कम पड़ जाएगी। तो यहाँ पे जनसंख्या में देरी के जो प्रशासनिक और नीतिगत प्रभाव हैं उसके बारे में हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। अब चूँकि हमारे पास, माफ़ कीजिएगा, क्या हम एक बार एक सेटबैक हमें देखने को मिला है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे स्वदेशी परियोजनाओं की विफलताओं पे भी नज़र डाला गया। आप देखिए कि HF-24 मारुत को शुरू किया गया था। हालांकि इसके डिज़ाइन में कमी नहीं थी, लेकिन कमज़ोर इंजन के कारण इसका प्रदर्शन काफ़ी सीमित रहा था। फिर हमारे देश में कावेरी इंजन परियोजना भी चलाई गई थी, जहाँ पे 2000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया गया, लेकिन इसका अभी तक कोई भी संस्करण सेवा में नहीं आ पाया और ये परियोजना विफल हो गई। इसके अलावा विदेशी इंजनों पर निर्भरता की वजह से रक्षा उत्पादों के निर्यात में हमें तीसरे पक्ष की मंजूरी लेनी पड़ती है, जिससे हमारे रणनीतिक स्वायत्तता पर नकारात्मक असर पड़ता है और फिर इससे निर्यात में भी बाधा आती है। साथ ही साथ इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि हमारे देश के अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति और नीति की कमी है, क्योंकि जो रक्षा बजट है वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में बटा हुआ है और रक्षा बजट में दीर्घकालिक दृष्टि का अभाव है। तो हमारे देश में जो हम आत्मनिर्भर भारत का नारा देते हैं ये नारा पर्याप्त नहीं है। हमें ज़रूरत है वास्तविक तकनीक हस्तांतरण की, रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी की और रक्षा क्षेत्र में नवाचार इकोसिस्टम की। तभी जाके हम अपने देश में जो रक्षा प्रौद्योगिकी है, जो हमारा रक्षा क्षेत्र है, उसको एक उन्नत स्थिति में पहुंचा पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश में कुछ प्रौद्योगिकीय अड़चनें हैं और विदेशी प्रतिबंध है, इसके बारे में भी बात की गई है, क्योंकि GE नामक कंपनी के साथ जो F-414 इंजन समझौते में हमने जो तकनीक हस्तांतरण की बात की थी उसको लेकर अभी भी अड़चनें लगी हुई हैं। हम रॉल्स रॉयस और सैफरान जैसी कंपनियों से भी वार्ताएं कर रहे थे, जो कि अभी तक तो असफल होती दिख रही है। तो भारत को इंजन तकनीक में आत्मनिर्भरता के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति अपनानी होगी और ये रणनीति केवल रक्षा क्षेत्र ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए, हमारी निर्यात क्षमता के लिए और युद्ध तैयारी की कुंजी भी है। तो सरकारी, निजी और अनुसंधान संस्थानों को मिलाकर एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम विकसित करना हमारे देश में अभी समय की मांग है। तो इस आर्टिकल से रिलेटेड ये प्रश्न आप हल कर सकते हैं, जिसमें भारत की रक्षा प्रणालियों में जो प्रोपल्सल तकनीक पर विदेशी निर्भरता है वो हमारे देश में रणनीतिक स्वायत्तता को कमज़ोर करती है। इस कथन के संदर्भ में आपको भारत की स्वदेशी इंजन निर्माण नीति का मूल्यांकन करना है। साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु क्या क्या आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं इसके बारे में भी आपको बताना है। तो आज के इस आर्टिकल के साथ दोस्तों हमारा आज का ये डिस्कशन ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कई सारी चीज़ें पता चली होंगी। अब दोस्तों अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
या फिर आप चाहें तो मेरे यूपीएससी आंसर राइटिंग वाले ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं दोनों जगह पे इस पीडीएफ को मैं पोस्ट कर दूंगा, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप इसको पढ़ेंगे दोबारा तो इससे आपको कई सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी और ये आपके उत्तर लिखन में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।